आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेल सीक्वेंस के बारे में। एक्चुअल में टेल सीक्वेंस क्या कहता है हमारा? सीक्वेंस ये कहता है कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, उसमें अगर हम m टर्म छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम m टर्म छोड़ दें तो जो शेष हमारे पास टर्म बचेंगे, जैसे मान लो हमारा कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, s कर लो, हमारा कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो कि एक किसी लिमिट पर ये कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर हम इसमें m टर्म छोड़ दें, अपने हम m टर्म छोड़ दें, तो जो शेष एलिमेंट होंगे, ये शेष एलिमेंट ना बोल के शेष टर्म जो होंगे, है ना, जो बचे हुए शेष टर्म होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो भी, हाँ, वो तो जो सीक्वेंस होगा टेल सीक्वेंस होगा और वो भी एल को ही कन्वर्ट करेगा। तो टेल सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो एक्शन हमारा कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, एम टर्म हम शुरुआत के छोड़ दें, बीच के नहीं, शुरुआत के एम टर्म छोड़ दो, तो जो शेष टर्म बचेंगे, है ना, वो से उनका जो सीक्वेंस बनेगा वो टेल सीक्वेंस होगा। सपोज करिए हमारे पास एक्शन हमारे पास ये है, तो एक्शन हमारे पास है 1 2, चलो ऐसे हम लिख देते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड सो ऑन। मान लो xn ऐसे मेरा है, ठीक है। हम करें क्या, इसमें m टर्म हम छोड़ दें, तो हम ऐसा इसको लिख लेते हैं, एंड सो ऑन ये लिखा हुआ है, इसको xm लिख लिया, राइट। क्या लिख लिया मैंने, xm, फिर आगे लिख लिया हमने xm+1, फिर आगे लिख लिया xm+2, ठीक है, फिर आगे लिख लिया मैंने xm+3, ठीक है, और फिर प्लस एंड सो ऑन, और फिर लिख लिया मैंने xn। बस समझना। तो अगर हम सीक्वेंस के m टर्म छोड़ देते हैं, कितने टर्म, m टर्म छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा, नया सीक्वेंस बनेगा, जो बनेगा xm बन जाएगा। क्या बन जाएगा, xm। चलो हम इसको xm लिख के दिखाते हैं आपको। xm जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास क्या, xm मेरे पास बन जाएगा xm+1 xm+2 xm+3 डॉट डॉट प्लस xn+1, ऐसा बोल सकते हो, xn बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। और इस सीक्वेंस को नाम देता हूं मैं टेल सीक्वेंस। क्या नाम देता हूं, टेल सीक्वेंस। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो सीक्वेंस लिया मैंने xn, ठीक है, xn इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट। तो इसका हमने x3 निकाला। क्या निकाल लिया मैंने, x3 मतलब समझते हो, मतलब 3 टेल सीक्वेंस है ये, तो 3 ये m टेल सीक्वेंस है, ये कितना है, 3 टेल सीक्वेंस, 3 मतलब 3 तक छोड़ दो, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। अगर हम इसका S5 निकालें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, x6 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अगर हम इसका S9 निकालें, क्या आ जाएगा, 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। बात समझे नहीं समझे। तो ये सारे क्या होंगे, इसके टेल सीक्वेंस होंगे, ठीक है। टेल सीक्वेंस अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि सर हम ऐसे लिख दें, S3 3 टर्म छोड़ना है तो हम बीच की कोई 3 टर्म छोड़ दें, ऐसे हम 1 लिखें, फिर 5 लिख दें, फिर 6 लिख दें, फिर 7 लिख दें, फिर 8 लिख दें एंड सो ऑन। क्या सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट शुरुआत से उठाना है, मतलब फर्स्ट टर्म से उठाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह आप बीच से कोई टर्म छोड़ नहीं सकते हैं। बीच से छोड़ेंगे तो फिर वो टेल सीक्वेंस में नहीं लिया जाएगा। बात समझ में नहीं आया। तो टेल सीक्वेंस कहाँ से उठाएंगे, एम टेल, जो एम टेल सीक्वेंस ये कहता है कि शुरुआत के एम टर्म आप छोड़ दो, तो उसके बाद जो टर्म है उनका एक सीक्वेंस बना लो, उस सीक्वेंस को बोलते हैं एम टेल सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, एम टेल सीक्वेंस बोलते हैं। कहानी क्लियर हुआ। तो ये चीज कहता है, मुझे लगता है एकदम कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसमें बात मुझे समझ में आ गई। अच्छा, एम टेल सीक्वेंस पढ़ने का मतलब क्या हुआ, तो हम कभी कभी ऐसा होगा, काफी सीक्वेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उनका शुरुआत में नेचर इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन एक टर्म आने के बाद एक ऐसा होता है कि वो किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत के कुछ टर्म छोड़ भी देते हैं तो सीक्वेंस में उसके कन्वर्जेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। वो सीक्वेंस अगर पहले भी कन्वर्जेंट था तो बाद में भी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। अगर वो पहले डाइवर्जेंट था तो बाद में भी क्या रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा। मतलब उसके नेचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हम उसमें कोई एम शुरुआत के टर्म छोड़ देते हैं तो। बात समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टेल सीक्वेंस है, मान लो xn है, वो कन्वर्ज कर रहा है l पर, तो एम टेल सीक्वेंस ये कहता है कि xn+1 भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, l पर, ठीक है। या फिर
बात समझे नहीं समझे? xn प्लस 2b कहाँ कन्वर्ज करेगा? l पर। बात समझो, ये कहता है कि अगर हम कुछ टर्म छोड़ देते हैं तो भी टेल सीक्वेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में क्या बात? अगर ये मेरा एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी मेरा कहाँ कन्वर्ज करेगा? एल पे कन्वर्ज करेगा। तो टेल सीक्वेंस अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, तो उसके नेचर पे कोई दिक्कत? ओके, हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे मोनोटोनिक। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद हम इसके यूजेस को बताएंगे, थ्योरम बताएंगे। ठीक है, और उसको सीखने के बाद आप इजीली कन्वर्जेंस पर काफ़ी अच्छा कमांड कर पाएंगे। ये क्या कहता है? यानी मोनोटोनिक का मतलब हुआ एक ऑर्डर की बात करेगा ये। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये हुआ, जैसे फर्स्टली बात करते हैं, ये बात कर सकता है नॉन इंक्रीजिंग ठीक है सीक्वेंस। फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें ये आ जाए, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, ये आ जाए। हो सकता है चौथा पॉइंट इसमें आ जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इनका मतलब क्या है? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है? यानी जो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि मान लिया कोई सीक्वेंस ऐसा है, टर्म वाइज तो हम बात करेंगे, मान लो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस टर्म लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मतलब उसकी जो वैल्यू हो रही है, ठीक है, क्या होता है? डिक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। मतलब जो पहला टर्म है वो बड़ा हो, फिर दूसरा टर्म उससे भी छोटा हो, तीसरा टर्म उससे भी छोटा हो, है ना? हो सकता है कि वो बराबर भी हो सकता है। बात समझो, हो सकता है वो बराबर भी हो, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। हो सकता है वो ऐसा हो चला हो, फिर x4 ऐसा आ गया हो, एंड सो ऑन। अगर ऐसे चलते चले जाओगे तो इसको हम नाम देंगे क्या? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई यहाँ पे कोई टर्म होगा, xn टर्म होगा, ठीक है, xn कोई टर्म होगा और वो छोटा मतलब कि बड़ा है किससे? xn प्लस 1 से। आप ये भी तो कह सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा? और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहानी क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जांपल, मान लीजिए हमने लिया सीक्वेंस, हमने ले लिया 1/n का। किसका? 1/n का। अब इसको अगर ब्रेक करो तो क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/5 आएगा, फिर 1/6 आएगा, 1/7 आएगा, 1/8 आएगा, एंड सो ऑन। अगर आप इसके नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, वैसे हालांकि इसमें कोई इक्वल नहीं है, लेकिन मे बी ये मेरा नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जा रहा है। कैसे? 1 ग्रेटर है 1/2 से, ये ग्रेटर है 1/3 से, ये ग्रेटर है 1/4 से, ये ग्रेटर है 1/5 से, ये ग्रेटर है 1/6 से, ये ग्रेटर है 1/7 से, ये ग्रेटर है 1/8 से, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? तो ये कैसा सीक्वेंस है? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, एक सीक्वेंस में ऐसे भी लिख सकते हो 1, देखना ऐसे लिया मैंने 1, ठीक है, 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, एंड सो ऑन। ये क्या होगा? ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा? अगर इस सीक्वेंस को ध्यान दो तो ये भी सीक्वेंस मेरा कैसा है? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो ये दोनों बराबर हैं तो बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये छोटा हुआ, फिर बराबर चल रहा है, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर चल रहा है, फिर छोटा हुआ, फिर मतलब इसमें नेचर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिक्रीज का नेचर है। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली में देखा जाए सीक्वेंस एक टाइप का वो डिक्रीजिंग ही है। क्या है? डिक्रीजिंग ही है। क्यों? अब बीच में इक्वल हुआ, लेकिन कहीं ऐसा तो टर्म आया नहीं कि कोई बड़ा हो गया हो। मतलब कहीं ऐसा आ जाता अगर सीक्वेंस में कि 1 आया, 1 आया, 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया, और यहाँ आ जाए सीधे
2 आ जाए, क्या आ जाए 2 आ जाए, फिर 1/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, फिर यहाँ आ जाए 3 आ जाए, और फिर एंड सो ऑन ऐसे चले, तो ये सीक्वेंस ये डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वली डिक्रीज हुआ, फिर ये डायरेक्टली वो इंक्रीज कर जाता है, डायरेक्टली क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है, फिर वो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर जाता है, तो एक्चुअल में ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। बात समझ में आया नहीं आया? ये आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ये आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आपके दो एग्जांपल हो गए इसके मोनोटोनिक सीक्वेंस के, कोई दिक्कत? इसमें हमने सीखा कि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहता है, कहानी समझ में आ गई? तो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का एग्जांपल तुम्हारे सामने। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहता है। स्टिकली मतलब हुआ कहीं इक्वल ना हो, लगातार डिक्रीज करते चले जाओ, लगातार डिक्रीज करते चले जाओ, तो बोलेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बात समझे नहीं समझे? तो वो सीक्वेंस को स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने दिया x1 इज ग्रेटर दैन, x2 इज ग्रेटर दैन, x3 इज ग्रेटर दैन, x4 इज ग्रेटर दैन, x5 इज ग्रेटर दैन, x6 इज ग्रेटर दैन एंड सो ऑन। कहानी क्लियर हो गई? बात समझ आ गई बेटा? दैट इज अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो xn इज ग्रेटर दैन xn+1 फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इस सीक्वेंस को नाम बोलूंगा वो होगा स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मेरे पहले एग्जांपल में आओ, मैंने इसको नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोला था, दैट इज ट्रू। और अगर मैं बोलूं स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब ट्रू है फॉल्स? तो ये ट्रू ही है, क्योंकि कहीं कोई टर्म तो इक्वल है नहीं। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, तो ये मेरा क्या हुआ, इज स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसको मैं नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकता हूं, आपने ये भी देखा। इसका मतलब एवरी स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज अ नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बट समस्या क्या है, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस को आप स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं नाम दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सेकंड, ठीक है। अब 1 1 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये टर्म क्या हो गए इक्वल, और ये बोल रहा है टर्म इक्वल ना हो, लगातार ये घटता ही चला जाना चाहिए। घटता चला जाए लगातार तो मान लो वो स्टिकली डिक्रीजिंग है। अदरवाइज अगर कोई टर्म आपस में इक्वल होकर तब घट रहा है तो स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है। समझ में आ गई? तो ये आपको लेकर चलना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? तो यहाँ पर ये पता चल गया कि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस और स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, वो भी हमने सीखा इसमें, ठीक है। यानी मैं इसको तो दोनों बोल सकता हूँ, क्योंकि एवरी स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट एवरी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है। बस समझे समझे? तो मे और मे नॉट भी क्या केस होता है, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, कहानी क्लियर है? सिमिलरली हम इंक्रीजिंग सीखेंगे। तो इंक्रीजिंग का मतलब हुआ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहेगा, x1 लेस आर इक्वल टू x2 लेस आर इक्वल टू x3 लेस आर इक्वल टू x4 लेस आर इक्वल टू x5 लेस आर इक्वल टू x6 लेस आर इक्वल टू x7 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि xn लेस आर इक्वल टू xn+1 फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ गई? अगर कोई टर्म इक्वल है फिर बढ़ रहा है, फिर इक्वल है फिर बढ़ रहा है, फिर इक्वल है फिर बढ़ रहा है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? तो बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस नाम दूंगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल मेरे पास ये है, सीधे n ले लो। क्या ले लो? n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये कैसा सीक्वेंस है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। हर एक टर्म देखो ध्यान से, तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। बट अगर हम ये ले लेते हैं सीक्वेंस, ठीक है, 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में देखो ये कैसा सीक्वेंस है, ये भी नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है? है, क्योंकि इक्वल हो सकता है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इक्वल हो सकता है, तो ये भी हमारा नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अब स्टिकली क्या बोलेगा, स्टिकली बोलेगा भैया कि xn लेस देन xn+1 होना चाहिए, मतलब इसमें इक्वल
नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में तो इसको तो हम स्ट्रिक्टली, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, बट इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है, तो एग्जांपल नोट्स कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो। जैसे इसमें आ जाए, जैसे इसमें आ जाए एक पॉइंट, क्या पॉइंट आ जाए, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपसे कि भाई -1 की पावर n, ये कैसा सीक्वेंस है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे। -1 +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा? क्या सीक्वेंस इंक्रीजिंग है? नहीं है। क्या सीक्वेंस डिक्रीजिंग है? क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? ये इनमें से कोई नहीं है। तो हम ये बोलेंगे इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक का मतलब हुआ इनमें से कोई एक तो होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी हो गया तो उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो हम बोलेंगे इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। बात समझे कि नहीं समझे? समझ आ गई? अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसे आ जाए, कहानी क्लियर हो रही? ठीक है, अगर मैंने अपने सामने एक सीक्वेंस ऐसे रख लिया कि S1 इक्वल टू दिया 0 और S2 इक्वल टू दिया मैंने 1, S2 इक्वल टू दिया मैंने 1, ठीक है, और XN इक्वल टू मैंने आपको दे दिया XN -1 प्लस XN -2 अपॉन 2, ठीक है, और जो n होगा फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 3, और 3 से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये कह रहा है मतलब कोई अगले वाला टर्म अपने पिछले दो टर्म के सम के मीन के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को जोड़ें, 2 से भाग करा दें तो ये आ जाएगा थर्ड वाला टर्म। तो x1 मेरे पास कितना 0, x2 मेरे पास कितना 1, x3 मेरे पास कितना आएगा? अरे 1/2, x4 कितना आएगा? बोलो S4 कितना आएगा? अरे यार इसको जोड़ो ना, इसको तो कितना बनेगा? 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 3/4। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू वही आएगा 0.5 आएगा, और ये जो वैल्यू आएगा ये अच्छा 0.5 से कम आएगा, करके देखो 0.7 के आसपास जा रहा होगा, 0.75। अब ध्यान से देखना, ये पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। अब इस सीक्वेंस का नेचर क्या पता कर पाओगे? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? क्या है? ना तो इंक्रीज कर रहा है सही ढंग से, ना तो डिक्रीज कर रहा है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सीक्वेंस कैसा होगा? नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। कैसा होगा? नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? पक्का? ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें और देता हूं। इस एग्जांपल से आप क्या सीखेंगे देखना ध्यान से। तो ये हमने देखा 7 दे दिया, फिर -1 दे दिया, फिर 0 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में खासियत है, ध्यान से देखो इस सीक्वेंस में क्या खासियत है। इधर के कुछ टर्म जो हैं, है ना, अगर हम इधर के कुछ टर्म छोड़ दें तो ये सीक्वेंस पूरी तरीके से इंक्रीजिंग कर रहा है, लेकिन अगर इस टर्म को न छोड़ें तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है। देखो पहले बढ़ा, घटा, फिर बढ़ा, 0 से बड़ा हो गया और फिर बढ़ता ही गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अभी इस सीक्वेंस की बात करूं, पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करूं मैं, ये सीक्वेंस कैसा होगा? मोनोटोनिक नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस हम सीधे बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। बिकॉज अगर हम इसके कुछ टर्म छोड़ दें, m टर्म छोड़ दें, हमने इसके m टर्म क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर किसी सीक्वेंस के m टर्म छोड़ने के बाद वो मोनोटोनिक हो रहा है, अगर किसी सीक्वेंस के m टर्म छोड़ने के बाद वो मोनोटोनिक हो रहा है तो उसको मैं बोलता हूं अल्टीमेट मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या बोलता हूं? अल्टीमेट, हाँ, मोनोटोनिक सीक्वेंस। उसको अल्टीमेट मोनोटोनिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या है? अल्टीमेट मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ना कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। बात समझे नहीं समझे? अगर किसी m टर्म को छोड़ने के बाद अगर वो मोनोटोनिक हो रहा है, उसका नेचर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को फॉलो कर रहा है ना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अल्टीमेट मोनोटोनिक
सीक्वेंस नाम दूंगा। बोलो कहानी क्लियर है? ठीक है, तो इसको इस टाइप से करेंगे। अब बात आता है किसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कोई सिंपल टास्क नहीं है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इसको भी शो करना, काफ़ी ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको शो कर पाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम उसके लिए कुछ फंडामेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हमारे पे मेथड होंगे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहला मेथड होगा हमारे पास इंडक्शन मेथड। ठीक है, हम इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हो सकता है आपके पास। आप हो सकता है सीक्वेंस में सीक्वेंस नेचर को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि अपन इनके हम एन टर्म को आपस सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें xn +1 में xn को सब्ट्रैक्ट कर दें और देखें कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है ना। तो हम इसकी सहायता से हम इसका नेचर आराम से पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना, इजीली बता सकते हैं और उसके एक सहायता से हम पता कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हो सकता है कि आप सीक्वेंस के बिहेवियर को देखकर आप ऐसा करें कि डिफरेंस पॉसिबल ना हो पा रहा हो वहां पे, है ना। हो सकता है हम वहां पे डिवाइड कर लें, xn +1 अपॉन xn कर लें या फिर xn अपॉन xn +1 कर लें और चेकआउट करें कि ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है या लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर हम चेक कर पाएंगे कि हमारा क्या होगा, मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग होगा स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। ऑब्वियसली आराम से चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल ना हो पाए तो हमारे पास एक और काम होता है और उसके होता है टर्म बाय टर्म। टर्म बाय टर्म, अब इसकी सहायता से पता कर सकते हैं कि उस सीक्वेंस हमारा कैसा बिहेव रख रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और अगर आप इसकी सहायता से अगर मान लो नहीं पता कर पा रहे हैं तो हम आगे भी और भी टर्म देखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे तुमने वहां भी सीखा होगा क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि एफ डैश एक्स है ना लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर, है ना। बात समझ नहीं समझे? तो उसके लिए भी हम लोग ये बात जानेंगे कि हम उसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आराम से पता कर सकते हैं। यानी क्लास 12th में जो हमने सीखा इंक्रीजिंग का काम डिक्रीजिंग का काम, तो वो भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो भी तो किसी फंक्शन के नेचर को बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम उसकी सहायता से भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी न कभी पता करेंगे। मतलब हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के कई सारे अब वर्क मिल गए हैं। बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास लास्ट सारा होता है टर्म बाई टर्म। वैसे अधिकतर तो इन्हीं में से मेथड में से एक लगेगा। ठीक है, और इनका यूज करके हम आराम से पता कर सकते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग कर रहा है या सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम एक थ्योरम बताएंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। रब कर दिया जाए। हम लोग पढ़ेंगे MCT। MCT मतलब मोनोटोनिक कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस लिख लो ना, थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहता है इसके स्टेटमेंट को समझिए। हम प्रूफ नहीं बताएंगे, हम सीधे स्टेटमेंट बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद हम इसके सीधे क्वेश्चन देखेंगे। राइट, तो देखते हैं क्या कहता है। ये थ्योरम ये कहता है कि कोई मान लो कोई सीक्वेंस एक्शन है, बात समझ आ रही है? ये मान लो कोई सीक्वेंस एक्शन है इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक सीक्वेंस, अगर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, तो अगर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो अगर इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड दिखा दें, क्या दिखा दें? बाउंडेड, तो पक्की बात है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। और अगर हम कन्वर्जन दिखा देते हैं, ठीक है, अगर हम कन्वर्जन दिखा देते हैं तो क्या माना जाएगा? वो बाउंडेड भी माना जाएगा, अगर वो कैसा सीक्वेंस है? मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो। ठीक है, इसी सीक्वेंस के एक सब पार्ट होते हैं। सब पार्ट में पहला पार्ट हम ये देखते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बताया मैंने? कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक होने के साथ अगर वो बाउंडेड हो गया तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कन्वर्जेंस सीक्वेंस बोल सकता हूँ। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और कन्वर्जेंस भी है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? बाउंडेड बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, अब यहाँ से एमसीटी थ्योरम बहुत इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, बात समझे? तो ये समझा हमने। फिर उसके बाद हमारा पहला टर्म आया, ठीक है, पहला भाग आया कि इसका काम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, मॉनिटरिंग में ले लिया हमने इंक्रीजिंग एक्शन इज, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर मान लो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीज कर रहा है, बस समझो, इंक्रीज कर रहा है और बाउंडेड एबव ढूंढ लो। इंक्रीज करे भाई, इंक्रीज कहां, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंक्रीज करेगा, सीक्वेंस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है, और जाए और तुम यहाँ पे बाउंडेड एबव ढूंढ दो, बाउंडेड एबव ढूंढ दो, तो जाहिर सी बात है किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर लें, कोई सीक्वेंस है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में उसको हम क्या दिखा दें, बाउंडेड एबव दिखा देते हैं बेटा। खाली हम बाउंडेड एबव दिखा देंगे तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा मेरा, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। एक्शन इज मोनोटोनिक, सॉरी कन्वर्जन थ्योरम, कन्वर्जन सीक्वेंस कहलाएगा। इस बात को समझो, मैंने फिर से क्या बोला, कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो पर्टिकुलर जाहिर सी बात कोई पॉइंट से इंक्रीज कर रहा होगा भाई। इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट से तो इंक्रीज कर रहा होगा। अब जाहिर सी बात है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट एबव मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो सारे सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे होंगे। तो मान लो एक्शन सारे छोटे हैं, तो एक्शन मिल गया तुम्हें वो पॉइंट, सपोज करना, तो ये सारे सारे क्या हैं, छोटे। तो कुल मिला के ये पूरा बाउंडेड बना नहीं बना, बताओ? लोअर बाउंड नहीं मिला, अपर बाउंड ये मिला, मिल गया अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये बाउंडेड भी हुआ, मोनोटोनिक भी हो गया। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट ऑलरेडी होगा। नहीं समझने क्या बात आ गई? और अगर हम यही बात बोल दें, ठीक है, अगर हम यही बात बोल दें, सुनना ध्यान से मेरी बात को, इन्फियम सुप्रीम क्या कहता है, इन्फियम सुप्रीम क्या कहता है, अपर बाउंड का लीस्ट वैल्यू, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड वही कहलाता है सुप्रीमम। इसका मतलब यहाँ पे अपर बाउंड में हमें वैल्यू मिल रही वो, अगर वो लीस्ट वैल्यू बन जाए, वो लीस्ट वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगर इसका लिमिट पता चल जाए कि इसका लिमिट कहाँ जा रहा है, तो वही उसका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। लिमिट इसका जो होगा इस सीक्वेंस को फिर जो लिमिट होगा वो उसका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। और इसका मतलब वो लीस्ट अपर बाउंड बनेगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड कन्वर्जेस टू एल, समझे नहीं समझे, देन तो जो हमारा सुप्रीमम ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, एल हो जाएगा। नहीं, इस बात समझे क्या, आगे ना? तो ये ऐसे बात करेंगे हम, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर मेरा एक्शन इज, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमें क्या ढूंढना चाहिए, बाउंडेड बिलो देखना चाहिए। अगर वो बाउंडेड बिलो हो गया तो बाउंडेड बन जाएगा वो, बस समझो, मोनोटोनिक ऑलरेडी है, बाउंडेड बिलो ढूंढ लिया मैंने तो बाउंडेड बन जाएगा। और बाउंडेड बनने का मतलब क्या हुआ, थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई डिक्रीज, सब करो से क्या डिक्रीज हो रहा है, तो मान लो एक्शन पे मिलेगा वो हमें डिक्रीज, सबसे कम हमारा एक्शन होगा तो लोअर बाउंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। अगर हम ये दिखा दें कि इसका जो लिस्ट मतलब जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है कन्वर्जेंस पॉइंट, अगर वो उसका लिस्ट अपर बाउंड है तो ये दिखा दें तो वही हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले बात है बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ, ये इधर से बाउंड है, पीछे से बाउंड है, आगे से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो उससे वो बाउंड हो रहा है सीक्वेंस। इसका मतलब हुआ कि भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये बाउंडेड हो गया। क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि हमने उसको बाउंडेड बिलो दिखा दिया है। बिलो मतलब एक पीछे से एक पॉइंट हमने ऐसा ढूंढ लिया है कि घटते घटते एक पॉइंट ऐसा पीछे मिलेगा जहां से सेट के सीक्वेंस के सारे सारे टर्म क्या होंगे, उससे बड़े होंगे। क्या होंगे, बड़े होंगे। मतलब वो लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा कहीं ना कहीं। लीस्ट अपर बाउंड ऐसा नहीं माना, सॉरी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड ऐसे नहीं माना जाएगा, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऐसे नहीं माना जाएगा। हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तभी कह सकते हैं जब हम इसका लिमिट निकालें और वो लिमिट जो वैल्यू होगी
ठीक है। अब वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो लोअर बाउंड होगा, और लीस्ट भी माना जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लिमिट है इसका, क्या है इसका लिमिट, तो लीस्ट भी माना जाएगा, लीस्ट माना जाएगा, और साथ में क्या है बाउंडेड बिलो भी है। इसका मतलब हुआ कि वही बन जाएगा इनफीमम, क्या बन जाएगा उसका इनफीमम। तो इसका मतलब सो इम्प्लाइज दैट एक्शन इज कन्वर्जेंट। बात समझ में आ रही है, एक्शन इज convergent sequence and converges to L, जो L है, then we can say कि infimum of sequence xn is equal to L। कोई डाउट? ठीक है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, और जितना भी हमने पढ़ लिया उसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी सीक्वेंस जैसे हमारे पास होता है तो उसको हम एक लिमिट एज्यूम कर लेते हैं और उसको डेफिनेशन के साथ दिखाते हैं कि वो इसका लिमिट है, मतलब कि उसके कन्वर्जेंट की थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, लिमिट थ्योरम, उससे पता कर लेते हैं कि हाँ वो उसके लिमिट है, तो हम आराम से डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ ये कन्वर्जेंट होगा। बात समझो, अगर कोई लिमिट नहीं ढूंढ पाते हैं तो बोल देते सीधे डाइवर्जेंट होगा। अगर कोई लिमिट हम ढूंढ रहे हैं और लिमिट मिल जाए, उसको हम डेफिनेशन फॉलो कराएं साइन नेबरहुड वाली, और वो हमारी फॉलो हो जाए तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट है। तो पहले हमने सीखा, जो कि हमारे लिए वेरी डिफिकल्ट टास्क था भाई, पहले लिमिट ढूंढना, पहले वो लिमिट ही एज्यूम कर पाना, फिर हमें सीक्वेंस में कोई लिमिट ही ना मिलना तो हमें पता कर पाना कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो हमें बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। लेकिन उससे एक बात कंफर्म था कि हमें लिमिट मिल जाती थी, क्योंकि लिमिट हमें पहले ढूंढना पड़ता था, तब हम एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई करते थे। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सीखा रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में ये हुआ कि हम कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस ले लेते हैं, कोई भी हम पॉजिटिव सीक्वेंस ले लेते हैं और पॉजिटिव रियल सीक्वेंस लेते हैं। पॉजिटिव रियल सीक्वेंस लेने के बाद और फिर हम देखते हैं कि लिमिट xn + 1 अपॉन xn जो कि आती है L, और अगर L मेरा लेस देन 1 हो जाता है तो उसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, और वो कन्वर्ज करेगा किधर, 0 को। अगर ये मेरा ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, और ये डाइवर्जेंट किधर होगा, मतलब डाइवर्जेंट इन्फिनिटी की ओर होगा, बिकॉज इन्फिनिटी की ओर होगा, ठीक है। और अगर वो इक्वल टू 1 हो जाता है तो देन वी कैन नॉट से अबाउट कन्वर्जेंट, ठीक है। फिर हम उसके बाद कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। एक हमारे पास आया रूट टेस्ट, ठीक है, ये तो रेशियो टेस्ट हुआ, एक रूट टेस्ट आया। रूट टेस्ट में कहते हैं इसमें भी हम पॉजिटिव सीक्वेंस ले लेते हैं, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस ले लेते हैं, और जो xn होता है हमारे पास, ठीक है, xn का होल पावर 1/n, ठीक है, और ये मान लो L आया। अगर L मेरा लेस देन 1 हो गया तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, और अगर मेरा L इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। n कन्वर्जेंट n कन्वर्जेंस टू 0, और अगर मान लो मेरे ग्रेटर देन 1 आ गया तो हम क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे ये भी हमारा कुछ कह नहीं सकते हैं फिर हम, ठीक है। तो ये भी बड़ी डिफिकल्ट टास्क। देखो अगर हमारा रेशियो टेस्ट और कौन इससे रूट टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम किसी सीक्वेंस की सीधे लिमिट फाइंड आउट कर पाते हैं तो दिस इज वेरी सिंपल, ये भी हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर हमारे पास जब थोड़ी डिफिकल्टी फेस होने लगी, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने सीखा टेल सीक्वेंस के बारे में, और टेल सीक्वेंस सीखने के बाद, ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें, और उसमें हम लोगों ने, उससे पहले भी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, सैंडविच थ्योरम सीखा। क्या सीखा हम लोगों ने, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ने क्या कहा, सैंडविच थ्योरम ने कहा कि हमारे पास कोई सीक्वेंस का ऑर्डर कुछ इस टाइप से मिल जाए, ठीक है, तो उसकी ये जो सीक्वेंस है सेम लिमिट पे अगर कन्वर्ज कर रही हैं तो जाहिर बात है जो बीच वाला सीक्वेंस होगा वो भी उसी लिमिट पर क्या करेगा, कन्वर्जेंट। अब इसमें भी एक डिफिकल्ट टास्क था कि हम किसी इनक्वालिटी को कैसे सीक्वेंस में ढूंढ पाए, ठीक है। हालांकि ढूंढ लिया तो बहुत ईजी है, फिर तो हम इससे कर लेंगे, लेकिन अगर न ढूंढ पाए तो फिर हम किससे करेंगे, तो हमें वहां पे भी डिफिकल्टी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा। तो जब हमें वहां डिफिकल्टी फेस होने लगी तो फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़े हमारे पास आया MCT। क्या आया, MCT। तो फिर हमने MCT से सीखा, और MCT ने हमें यह सिखाया कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा ऐसा है जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है ना, अगर मेरा सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, तो MCT ने ये नहीं सिखाया, हमें MCT ने सिखाया कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब है जब वो मोनोटोनिक है और क्या है, बाउंडेड है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो मेरा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है और मोनोटोनिक है तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। मतलब किसी सीक्वेंस को अगर मोनोटोनिक दिखा देते हैं और बाउंडेड दिखा देते हैं तो हमारा कन्वर्जेंट कहलाता है। लेकिन इसी में हमें सब पार्ट्स मिल गए इसके, और सब पार्ट में हमने पहला पार्ट ये देखा, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही साथ इसमें एक बात मुझे देखने को मिली, वो क्या, कि अगर इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव दिखा दिया,
अगर डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो दिखा दिया, इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव दिखाया, वो कन्वर्जन कहलाएगा, वो कन्वर्जन कहलाएगा, और उसकी जो लिमिट होगी वो सुप्रीमम ऑफ एक्शन बन जाएगी। समझ में आ गया? अगर डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो दिखा दिया, बाउंडेड बिलो दिखाया तो उसकी जो लिमिट बनेगी वही कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो जो कन्वर्ट जिस पॉइंट पे लिमिट है उसकी बन जाएगी, उसकी लिमिट बन जाएगी इन्फीमम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो हमने इतना सीखा। तो अभी हम जो अप्लाई करेंगे वो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर एक क्वेश्चन को एमसीटी से ट्राई करने का, है ना, करें, पूरा ट्राई करें कि वो एमसीटी से क्लियर हो जाए, है ना। अगर एमसीटी से दिक्कत आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें अपने क्वेश्चन को लगाने में कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े, इसलिए हम सारे टेस्ट पढ़ रहे हैं। अभी एमसीटी थ्योरम हमें बहुत कुछ सिखा चुकी है, और मोस्टली क्वेश्चन अब आपको एमसीटी से ही लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, स्टार्टअप करना है कि आपके सारे क्वेश्चन किससे लग जाएं, एमसीटी से लग जाएं। ठीक है, और उसको ट्राई करना है और इजी वे में लगाना है। ठीक है, लिया मैंने 2n - 7 एंड 3n + 2, ये सीक्वेंस है। पहले काम तो ये देखना है कि मॉनिटर इंक्रीजिंग है, मॉनिटर डिक्रीजिंग है। अगर मान लो मॉनिटर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमें क्या ढूंढना है, बाउंडेड अबाउट करना है। अगर मान लो मॉनिटर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमें क्या करना है, बाउंडेड बिलो करना है। अब ये जब ये ढूंढ लो आप, तो फिर हमारे लिए एक टास्क बन जाता है। वो टास्क क्या होता है, इसका लिमिट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, लिमिट। और फिर जब हम लिमिट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो हमें सुप्रीम फिल्म भी आराम से इसका मिल जाएगा। बस नहीं समझे? चलो ठीक है, तो क्या होगा जरा देखते हैं। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, हमसे कह रहा है कि भाई पहला काम है इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए मेरे पास हमने एक तरीका बताया था कि मान लो ये सीक्वेंस हमारे पास एक्शन है, क्या है, एक्शन। तो यार एक्शन इक्वल टू कितना होगा, 2n - 7 / 3n + 2। बोलो क्लियर है? तो अगर हम देखें एक्शन +1 माइनस एक्शन, देखो तो एक्शन +1 तो 2n + 1 - 7 / 3n + 1 + 2। बोलो कोई दिक्कत? और माइनस 2n - 7 / 3n + 2। ठीक है, अब देखेंगे क्या बनेगा बेटा। तो 2n - 2 + 2 - 7 / 3n + 3 + 2 - 2n - 7 / 3n + 2। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2n - 5 / 3n + 5। ठीक है, और माइनस 2n - 7 / 3n + 2। बात समझ में आ गई? अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6n²। ठीक है, और माइनस का 15n माइनस का 10। ठीक है, इधर बताओ, इससे बताओ, -6n²। आगे +21n। आगे -10n और +35 अपॉन, चलो अपन को ऐसे रहने दो, 3n + 5 और 3n + 2। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, ये देखो, तो 21n है इधर। ठीक है, इधर देखो कितना बचेगा, 11, और इधर बचेगा मेरे पास 11। तो इधर मेरे पास प्लस का 11, इधर मेरे पास माइनस का 11, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पक्का? ठीक है, इधर मेरे पास क्या होगा, 35 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दो खाली, कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 3n + 5 एंड 3n + 2। अब मुझे बताओ ये ग्रेटर है या लेस है? हाँ, अब यार n तो पॉजिटिव होता है ना यार, n 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सभी के लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0। कभी 0 आएगा, 0 तो कभी नहीं आएगा। इस ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है, बिल्कुल। तो एक्शन +1 ग्रेटर देन एक्शन, इसका मतलब ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस तो पक्का बनेगा ये, कोई दिक्कत। अगर मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मुझे अब क्या ढूंढना है, हाँ, बाउंडेड अबव। क्या ढूंढना है, बाउंडेड अबव ढूंढना है। तो अब इसको कैसे शो करोगे, बाउंडेड अबव कैसे शो करोगे वो सोचो। पहले 3-4 टर्म तक ब्रेक करो। क्या देगा, पहला n/1 रखो, क्या देगा, फिर आगे, आगे बताओ, 2 रखो,
और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, 4 रखो, 4 जाए 8 यानी प्लस का 1। यानी कि आप देखो सीक्वेंस को पहचानो, -1 से गया, 0 भी क्रॉस कर गया, मतलब इधर जा रहा है, तो मतलब इधर एक पॉइंट कोई ऐसा मिलेगा क्या जिससे वो कन्वर्ज हो जाए? तो हाँ बिल्कुल कोई ना कोई पॉइंट मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया कि इंक्रीज तो कर ही रहा था, है ना, इंक्रीज तो ये कर रहा था भाई, इससे देख लिया हमने, ठीक है। लेकिन वैसे शो करना भी हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन तो हम सीधे बता सकते थे इसकी लिमिट क्या है, बात समझो। और जिसकी लिमिट फाइंड हो सके वो क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है, सीधी सी बात है। जिसकी लिमिट आप निकाल सको सारा कन्वर्जेंट होता है। वो तो इजी क्वेश्चन भी लिया मैंने, लेकिन हम इसको एमसीटी से ट्राई करना था इसलिए हमने ऐसे लगाया, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं। हम मानते हैं कि मेरा जो सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस हमें टर्म मिल रहे हैं, अब तो जाहिर बात आगे बढ़ोगे तो अब पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कोई भी सीक्वेंस हमने देखा, FN जो मेरा मिल रहा है वो -1 से तो बड़ा मिला है, तो -1 से बराबर मिला, ये तो कंफर्म हो गया। क्या डाउट है? कंफर्म। तो ये तो मिल गया मुझे। एंड अब मैं दूसरा नेचर की बात करता हूँ, मतलब एक तरह तो मिल गया, लोअर बाउंड तो आपको मिल गया। लोअर बाउंड कितना मिला? -1। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है? बाउंडेड एबव करना है। अगर बाउंडेड एबव हम ढूंढ ले, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, अगर हम बाउंडेड एबव ढूंढ लिए तभी हम सीक्वेंस के नेचर के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 1 - FN करते हैं, 1 - FN करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 - FN की वैल्यू 2n - 7 अपॉन 3n + 2, राइट। क्या आएगा जरा? 3n + 2 - 2n + 7 अपॉन 3n + 2। जरूरी नहीं है तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, हमने पहले बताया, ठीक है। क्या बनेगा? n + 9 अपॉन 3n + 2। पक्की बात। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि FN जो मेरा हुआ वो <1 हो गया। FN मेरा क्या हुआ? <1 हुआ। बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अपर बाउंड मिल गया आपको, तो हेंस यहाँ से आपको एक बात मिल गई, -1 से बड़ा मिल गया आपको FN और +1 से छोटा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? बाउंडेड एबव हो गया, क्योंकि हमें इसका अपर बाउंड मिल चुका है। सीक्वेंस का हर एक टर्म 1 से क्या होगा? छोटा ही होगा, और -1 से बड़ा और बराबर होगा, मतलब ये बाउंडेड हो चुका। अगर ये बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस हो गया? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। अगर हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं तो वह इसकी क्या बन जाती है? वह इसकी सुप्रीमम वैल्यू बन जाती है। क्या बन जाएगी? सुप्रीमम वैल्यू बन जाएगी। चलो इसकी लिमिट निकालो बेटा। 2/3 सिंपल है, सिंपल है भाई। अगर हम लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लगा दें 2n - 7 अपॉन 3n + 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2/3 मिल जाएगा। तो लिमिट मिल गई, और यही जो लिमिट इसकी है यही क्या बन जाएगी? सुप्रीमम ऑफ xn बन जाएगा। वो कितना आएगा? 2/3। बोलो कहानी क्लियर है? और इसका इन्फीमम क्या बन जाएगा? अच्छा, इसका इन्फीमम भी क्लियर हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि हमें लोअर बाउंड क्लियर है ना। क्या हो जाएगा? -1। लेकिन ये चेक करो तो ये जाहिर सी बात इस सेट का मेंबर है, तो जाहिर बात लोअर बाउंड यही बनेगा, और यही हमारा लिमिट भी होगा, सॉरी इन्फीमम भी होगा, ठीक है। तो इजी वे में हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सुप्रीमम लिखना था, इसका इन्फीमम नहीं। बात समझ में आ गई? तो हमने लिख लिया। कोई डाउट बताओ? कोई दिक्कत आई यहाँ तक? कर सकते हो? करो। इसको सोचना है। हमने ये देखा कि जो भी वैल्यू हमारे पास है 1 से छोटी आ रही है। जो भी वैल्यू हमारे पास है क्या है? 1 से छोटी जा रही है। तो हमने सोचा यार चेक कर लिया जाए, अगर 1 से छोटी है, अगर सारी वैल्यू 1 से छोटी है, तो जाए 1 में अगर हम वो सारी वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, तो अपर बाउंड 1 मान लेंगे हम। लेकिन अगर नेगेटिव दे देता है तो इसका मतलब फिर हम ढूंढ नहीं पाए, फिर हमें और ट्राई करना चाहिए। हम 2 ट्राई करेंगे, फिर 3 ट्राई करेंगे, फिर 4 ट्राई करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन हमने 1 में ही चेक कर लिया, और 1 में मुझे क्या मिल गया? पॉजिटिव मिल गया। इसका मतलब हुआ कि 1 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि इससे सारे वैल्यू क्या है सीक्वेंस की? छोटी हैं, इसलिए हमने लिया। कोई डाउट हो बताओ? 1 + 1/1 फैक्टोरियल, सॉरी 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, चेक करो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस हमारा
कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अब तुम चेक करो। एक्चुअली मैं ऐसा कर दूं, an+1 माइनस an कर लो, क्या होगा? an+1 क्या बनेगा? 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1/1 n फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल, ये तो बनेगा। और माइनस करना है an, तो an लिख लो 1 + 1/n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। बोलो कहानी क्लियर है? ये तो पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/n+1 फैक्टोरियल, और हर एक वन के लिए पॉजिटिव रहेगा, an+1 ग्रेटर देन an। बोलो क्या हुआ? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक हमारा जो सीक्वेंस मिल गया, क्या मिल गया? इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है? बाउंडेड एबव ढूंढना, बाउंडेड एबव ढूंढना। मैं क्या करूंगा? सीक्वेंस मेरे पास an+1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 × 2 बनेगा, लेकिन मैं इसको 2 लिखूंगा, प्लस 1/1 × 2 × 3 बनेगा। तो 3 से छोटा कौन है? 2। और डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी ही बड़ी। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूँ, 3 को भी 2 से रिप्लेस कर दूँ तो वैल्यू बड़ी मानी जाएगी ना। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? 1 × 2 × 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/2n-1। बात समझे? रिप्लेस कर दिया मैंने सभी को 2 से। ये समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? कैसे? जैसे मेरे पास 3 आया तो 3 को मैंने लिखा, 3 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 3 × 2 × 1, और 3 मेरा बड़ा था ना, इसको छोटा कर दो तो 2 × 2 × 1, इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर। अब क्योंकि 1/, कर देंगे। अब देखो 3 फैक्टोरियल बड़ा है 2 स्क्वायर से, ठीक है, तो रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 2 स्क्वायर से। बात समझे नहीं समझे? इसी प्रकार से हमारा 4 फैक्टोरियल बड़ा है किससे? 2⁻³ से, ठीक है, इसको रिवर्स कर दो 1/4 फैक्टोरियल क्या होगा? छोटा हो जाएगा 1/2³ से। बात समझे नहीं समझे? इस तरह 1/5 फैक्टोरियल की बात करो, 1/5 फैक्टोरियल क्या होगा? छोटा होगा किससे? 1/2⁴ से। बात समझे नहीं समझे? तो इस तरीके से करते हुए चले जाओ। अब इसका सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका जो सम मिलेगा, ये क्या होगा? छोटा होगा, ये क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये तो पता चल रहा है। नहीं समझना है क्या? आ गया। तो n फैक्टोरियल क्या होगा? 1/2n से छोटा होगा। समझना ही नहीं आया? 1/n फैक्टोरियल क्लियर है? तो ये मुझे मिल गया। और इसमें हम जीपी सीरीज लगा सकते हैं, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से हम ध्यान दो तो जीपी सीरीज लगा सकते हैं। तो जीपी सीरीज क्या कहती है? उसका सम का फॉर्मूला बताओ। a इंटू, पता नहीं पता, a इंटू 1 - r⁻n, n की वैल्यू क्या है? n-1 है, n की वैल्यू क्या है? n-1। नहीं सही तो है, टर्म तो n ही है ना, यहाँ से ले लो टर्म n है, यहाँ से लेंगे तो n-1, लेकिन यहाँ से लेंगे तो क्या रहेंगे? n रहेंगे, अपॉन 1 - 1/2। बात समझे? अगर हम इसमें लिमिट वगैरह लगा भी देते हैं, सॉरी वैल्यू देख भी कोई भी n रख लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहता है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो बताओ कितनी वैल्यू दे देगा ये तुम्हारे अकॉर्डिंग? फिलहाल ये बाउंडेड मिला कि नहीं मिला ये बताओ। ये जो भी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी? 1/2 आएगा ये, क्लियर? 2 यहाँ चला जाएगा, सपोज करिए 2 यहाँ चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये बताओ बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये जो बाउंडेड है, और ये जो वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, चाहे जो वैल्यू रख के देख लो, ये जो भी वैल्यू होगी 3 से छोटी होगी, चाहे जो n का मान रख लो। तुम कोई भी n का मान चॉइस करके देखो, कोई भी तुम n का मान चॉइस करके देखो, ये वैल्यू जो भी आएगी वो 3 से क्या आएगी? छोटी आएगी। इसका मतलब ये 3 से क्या हुआ? बाउंडेड हुआ। तो बाउंडेड एबव मिल गया आपको बेटा। क्या मिल गया? बाउंडेड एबव मिल गया आपको इंक्रीजिंग मिल गया, बाउंडेड एबव मिल गया। इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव हम क्या कहेंगे सीक्वेंस के बारे में? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एक कन्वर्जेंट है तो लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये भाई ये लंबा चला जाएगा ऐसे, एंड सो ऑन। ये किसकी वैल्यू है? एक ही वैल्यू है, और ये क्या है? 2 और 3 के बीच में है। हो गया सीधे आंसर। इसकी जो लिमिट होगी वो 2 और 3 के क्या होगी? बीच में होगी।